हेलो फ्रेंड्स, आज से हम मोस्ट अवेटेड लेक्चर्स जो कि है रिवीजन मैराथन फॉर क्लास 12 अकाउंटेंसी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप जो है वो इस रिवीजन मैराथन के अंदर जो है वो प्रॉपर अटेंशन एंड प्रॉपर कंसंट्रेशन जो है वो पे करोगे तो आपको 90 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त क्या है कि आपको जो है वो अपना 100% कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर जो है वो रखना है। देखो, आपको अगर ना 90 प्लस मार्क्स लाने हैं ना क्लास 12 के एग्जामिनेशन के अंदर, दैट इज़ अ बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, द की मंत्रा टू स्कोर द मार्क्स इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मतलब आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। रटने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो रटोगे मगअप करोगे उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे क्या होगा कि आप ना स्कोर जो है ना उतना अच्छा नहीं कर पाओगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एग्जामिनर जो है वो हमसे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स पूछ लेता है जिसमें जो है वो हमारी को हम जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो गलत करके आ जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा जो है वो आंसर जो है वो सही है और हमारे मार्क्स जो है वो उतने क्यों नहीं आ पाए, हमारे 95 प्लस मार्क्स क्यों नहीं आ पाए। तो द मेन रीज़न इज़ कि हमारी उस टाइम पे हमारी जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर जो है वो मैं जो है वो आपको अभी से ही जो है वो फ्रॉम द स्टार्टिंग जो है वो आज हम जो है वो अपना पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आज ही से जो है वो आपको कह देता हूँ कि आपका जो है वो मेन फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर मेन फोकस होना चाहिए। मतलब आपके कॉन्सेप्ट जो है ना, एक एक कॉन्सेप्ट को ये समझ के चलना है कि एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक मार्क्स आपको जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको जो है वो इन एनी केस 90 या 95 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं। ठीक है, अब जो है वो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन मैराथन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं डेफिनेटली बोल देता हूँ कि आपको मज़ा आने वाला है। आपको इतना मज़ा आने वाला है, आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है मुझे जो है वो बोलने वाले हैं, सर मज़ा आ गया, ऐसे रिवीजन मैराथन है। सबसे पहले जो जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिस ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला कौन सा चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा जो बेसिस ऑफ पार्टनरशिप का है ना, वो हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस रिवीजन के अंदर हमारा मेन मोटो क्या है कि हमारे को कम से कम टाइम के अंदर हमारे को अपने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना चैप्टर के, वो हमारे को सारे के सारे कवर कर देने हैं। ये वन वे नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप जो है वो कान में लीड लगा के बैठ गए हो कि जो है वो सुन रहे हैं। नहीं, आपको जो है वो क्या करना है, प्रॉपर अटेंशन जो है वो पे करनी है और आपको सुनना है, समझना है कि क्या है कॉन्सेप्ट, और आपको मेरे कहने से पहले अपने मन में जो है वो रिपीट करना है कि हाँ मुझे पता है। और मैं जो है वो आपको मेरे से पहले जो है कोशिश करनी है कि मेरे से पहले, मेरे बोलने से पहले आपके दिमाग में सारे पॉइंट जो है कलेक्टिवली जो है वो स्टोर हो जाएं। ये तो जो है लास्ट टाइम रिवीजन है। अब तो बस ये ऐसी रिवीजन है कि बस आप ये बस वीडियो देखो और आप जो है पेपर में बैठ जाओ, तो आपके जो है वो 95 प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बेसिस ऑफ पार्टनरशिप जो है वो टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं। बेसिस ऑफ पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है, बेसिस ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन का। देखो, आपके पास जो भी नोट्स होंगे ना, मैं आपको इस टाइम पे ये नहीं कहूँगा कि आपके पास आपने जहाँ से भी आपने सेल्फ करी है, आपने किसी प्राइवेट कोचिंग से कोचिंग ली है, आपने कहीं से भी कोचिंग ली है, आपके पास कोई नोट्स होंगे। अगर मैं भी आपके सामने कोई नोट्स रख दूंगा ना तो आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे और मैं ये नहीं चाहता। आपके पास कुछ भी नोट्स हैं, आपके पास कोई भी अपनी बुक है, आप एनसीईआरटी की बुक है या कोई भी बुक है, आप उसको जो है वो अपने पास खोल के रख लो। आपको जैसे जैसे मैं जो है बोलता जाऊँगा ना, आपके ना अपने आप ही कॉन्सेप्ट ना सारे लिंक होते रहेंगे। ठीक है, आप जो है हम जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, सर आप जो है हमारे को कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, मैं जो है आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, बेसिस ऑफ पार्टनरशिप जो है टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर अब सबसे पहले जो है वो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। बेसिस ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हमारी स्पीड जो है वो नॉर्मल रहने वाली है। हम कोई घास नहीं काटेंगे यहाँ पर कि जो है वो फटाफट निपटा दिया ना, हमें पता है कि हमने जो है क्या पढ़ा है क्या नहीं, वो वाले काम नहीं करेंगे। सब कुछ अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बेसिस ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। देखो, बेसिस ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ना इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाता है कि जैसे अगर इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर मान लो कोई भी बिजनेस है, बिजनेस जो है वो ऑर्गेनाइज जो है वो कितने टाइप के अंदर हो जाता है। सर 3 टाइप के अंदर जो है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइज होता है। कौन कौन से वो 3 टाइप होते हैं? एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है नंबर 1। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा, सेकंड आ जाता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, या फिर जो है वो हमारा किसके अंदर होगा, कंपनी। इन तीनों में से हमारी कोई कोई ना कोई जो है वो हमारा जो है वो बिजनेस होगा। बिजनेस का जो है ढांचा जो है वो या तो सोल प्रोप्राइटर, या तो एक इंडिविजुअल बंदा चला रहा होगा, या तो कोई पार्टनरशिप फर्म होगी। हमने कोई जो है वो पार्टनर्स ने जो है वो मिलकर, हमने 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जो है वो आपस में मिलकर जो है वो क्या कर रहे होंगे, वो एग्री कर रहे होंगे कि हम जो है वो बिज़नेस करेंगे। या तो पार्टनरशिप होगा या तो जो है हमारी कंपनी होगी।
देखो सोल प्रोप्राइटर होगा, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो टोटल कैपिटल कितने बंदे लगा रहे होंगे, कितने बंदे जो है वो इन्वेस्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटर के अंदर। सर अगर सोल प्रोप्राइटर है ना तो टोटल कैपिटल जो है ना वो सिर्फ एक एक सिंगल पर्सन जो है वो इन्वेस्ट करता है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन कि क्या रिस्पॉन्स मतलब फंक्शनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रॉफिट और लॉस केसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वही सिंगल पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेन। ये तो अब ये तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन राइज होता है कि मेन डिसएडवांटेज क्या होता है सिंगल ओनरशिप का। सिंगल ओनरशिप का जो है मेजर डिसएडवांटेज ये होता है कि सारी की सारी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमेशा दाव पे लगी रहती हैं। देखो इसका जो है ना डिसएडवांटेज क्या होगा कि सारी की सारी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, पर्सनल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो हमेशा जो है वो रिस्क पे होंगी। मतलब अगर हमने ऐसा कुछ काम कर दिया तो हमारे जो पर्सनल एसेट्स होते हैं ना उनको भी बेच दिया जाएगा हमारे जो डेट है ना उसको पे ऑफ करने के लिए। तो ये मेजर खतरा जो है ना वो किसके ऊपर बना रहता है, ये सोल प्रोप्राइटर के ऊपर बना रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सर, आ गया यहाँ तक समझ में। ठीक है, तो मतलब जो उसके जो पर्सनल जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो भी यूज़ करी जाएंगी किस पर्पज़ के लिए, बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। डैट्स वाई जो है वो यही कारण थे कि पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ी। पार्टनरशिप की ज़रूरत इसीलिए पड़ी, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि मगअप कर रखा है कि जो आपको ये नहीं पता कि पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी है। पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट इसीलिए पड़ी थी क्योंकि ये सारी चीज़ें राइज होती थी। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर जो लॉस है ना वो कौन शेयर करते हैं, पार्टनर शेयर करते हैं। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वहाँ पर सिंगल पर्सन को ही सफ़र करने पड़ते हैं सारे लॉसेस। पार्टनरशिप के अंदर कौन लॉसेस की शेयरिंग जो है वो पार्टनर, मतलब एक अकेला पार्टनर नहीं, बहुत सारे, अगर जितने दो या दो से ज़्यादा जितने भी पार्टनर्स होंगे सारे के सारे जो है बेड़ा उठाएंगे। मान लो एक कंपनी है उसके अंदर जो मान लो एक जो पार्टनरशिप फर्म है उसको 50,000 का लॉस हुआ तो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। जितने भी पार्टनर्स होंगे ना वो उस लॉस को जो है वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, सिंगल पर्सन ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और वो जो है वो सफ़र करता है सारे के सारे लॉसेस को। मतलब एक अकेला जान उसको सारे के सारे लॉसेस जो है शेयर करने हैं, उसी को जो है वो सारे के सारे जो लॉसेस हैं वो बोन करने हैं। मतलब प्रॉफिट होगा तो भी उसका, लॉसेस होंगे तो भी उसके। तो ये जो है वो डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है पार्टनरशिप के अंदर और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। सर समझ में आ गया कि हाँ जो है वो पार्टनरशिप के अंदर ऐसा होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, सर आप हमें ये बता दो, आप सर आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे हमें कि जो है वो कि जो है वो पार्टनरशिप के अंदर जो सारे के सारे प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टनर्स। यस एग्जैक्टली, मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि जो पार्टनरशिप होती है ना वहाँ पर सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड किसके अंदर करे जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड करे जाते हैं अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। पार्टनरशिप जो है वो, सर हमारे को ये बताओ कि पार्टनरशिप जो है वो कैसे भी आ जाती है एग्जिस्टेंस में। नहीं, पार्टनरशिप आप अपने दिमाग में एक बात क्लैरिटी से बना के चलो कि जो पार्टनरशिप होती है ना, पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है ड्यू टू आउट ऑफ एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में, टू और मोर पर्सनस के बीच में, जो कि पार्टनर्स जिन्हें हम कहते हैं वो, उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, तब जाकर हमारी क्या बन जाएगी, पार्टनरशिप बन जाएगी। सर ये समझ में आ गया कि पार्टनरशिप जो है वो कम इनटू द एग्जिस्टेंस आउट ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, सर हमारे को ये बताओ कि क्या एग्रीमेंट जो है वो कैसा भी चलेगा। नहीं, एग्रीमेंट जो है वो, हाँ बिल्कुल, कि एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है अमंग द पार्टनर्स। जरूरी नहीं है कि मतलब लिखत में होना चाहिए या फिर जो है वो लिखत में होना चाहिए। इट इज़ कि आप जो है वो हमारा एग्रीमेंट जो है वो इट मे बी रिटर्न और ओरल अमंग द पार्टनर्स। सर ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट और द डिस्प्यूट्स। देखो बाद में ना ओरल एग्रीमेंट होगा तो ये तो वो वाली बात हो गई, जैसे हम मान लो पार्टनरशिप है ना, वहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, अगर मान लो कि हमने जो है वो ओरल एग्रीमेंट कर रखा होगा तो यार हमारी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ अच्छा है तो सही है। लेकिन मान लो अगर मान लो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी नहीं है, बाद में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो बाद में कोई पार्टनर जो है मना कर जाए कि यार ये ऐसा तो कुछ भी नहीं था, कोई लॉसेज होंगे, हमारी तो कोई पार्टनरशिप हुई नहीं थी। और अगर मान लो कंपनी का जो है मेजर करोड़ों में लॉस हो गया, मतलब कंपनी इन द सेंस कि जो है मैं पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ, तो पार्टनरशिप फर्म को मान लो लॉसेज हो गए, बहुत बड़े लॉसेज हो गए, तो मान लो जो एक पार्टनर है वो डिनाई कर जाए, तो इस ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह राइज हो, बाद में हम कोर्ट के जो है चक्कर काटते रहें,
ये फालतू की चीज़ें हैं। तो इसीलिए ऑलवेज इट इज़ सजेस्टेड कि जो है वो हमारा जो एग्रीमेंट होना चाहिए ना, वो रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि कोई बाद में कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट राइज ना हो, बाद में कोई लड़ाइयाँ ना हो कि जो है वो हम हमारा तो यार एग्रीमेंट हुआ था, हमारा तो यार ओरल एग्रीमेंट हुआ था, अब हम इसे प्रूव कैसे करें। यही तो दिक्कत है। कौन कह रहा है ओरल एग्रीमेंट करो, रिटर्न एग्रीमेंट करो ना। तो प्रेफरेबल क्या हुआ, हमेशा प्रेफरेबल होता है पार्टनरशिप के अंदर कि हमारा जो है वो रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। जब भी डिस्प्यूट होगा ना प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि प्रॉफिट जो है वो सही से नहीं बांटे गए हैं, या ये हो रहा है वो हो रहा है अमंग द पार्टनर, तो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा माय डियर फ्रेंड्स? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है इस केस के अंदर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया कि जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। सर हमारे को जो है ना मीनिंग एंड डेफिनेशन बता दो पार्टनरशिप की, ताकि हम जो है ना आगे आगे बढ़ जाएं इसके अंदर। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन जो है वो पार्टनरशिप की क्या होती है? देखो सेक्शन नंबर 4 जो है ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का 1932 का, जो है वो ये कहता है कि पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन है पर्सन का जो एग्रीड करा है जिन्होंने, कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स, बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स आएंगे ना, चाहे कैरिड किस सबने करा हो बिजनेस को या फिर किसी भी एक पर्सन ने करा हो। सर मतलब नहीं समझ में आया। सर इसको जो है थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कर दो। मान लो जो है वो किसी रीज़न की वजह से जो बिज़नेस है ना, वो एक पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब बिज़नेस जो है वो कोई पर्टिकुलर बिज़नेस है जो पार्टनरशिप फर्म कर रही है, बहुत सारे बिज़नेस है उसमें, एक ऐसे दो तीन बिज़नेस ऐसे हैं जो एक सिंगल पार्टनर ही जो है वो कैरीड ऑन कर रहा है। इट डजंट मीन्स कि जो सारा का सारा प्रॉफिट आएगा ना, हमने पार्टनरशिप एंटर इसलिए करी थी कि जो प्रॉफिट आएगा ना वो हम जो है वो सब बांटेंगे। अब ये नहीं होगा कि जो है वो ये इसने जो है वो कमाया हुआ तो ये बोलेगा कि मैं ही जो है वो मैं ही जो है वो सारा का सारा प्रॉफिट रखूँगा, नहीं। दैट्स वाई जो है वो ये डेफिनेशन जो है बोली गई है कि ये रिलेशन है बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब माना गया जाएगा कि ये जो पार्टनर है ना, ये एक्ट कर रहा है, ये जो ए है ना, ये अपने लिए तो कर ही रहा है, ये बी और सी के लिए भी एक्ट कर रहा है, ए बी और सी। सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। आप तो ये कहना चाह रहे हो ना कि जो है वो अगर वैसे जो है सारा का सारा, अगर कोई भी बिजनेस है वो सारे कर रहे हैं तो वैसे भी प्रॉफिट जो है वो ऑब्वियस है। हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग भी इतनी है कि सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो डिवाइड जो है पार्टनर्स के अंदर होगा। दिक्कत है तब अगर मान लो कोई पर्टिकुलर बिजनेस ऐसा है जो पार्टनरशिप फर्म कैरीड ऑन कर रही है, जो कि एक सिंगल पार्टनर ही कैरीड ऑन कर रहा है, उसको चला रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा प्रॉफिट उसका वो होगा, नहीं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड एज एन पार्टनरशिप फर्म। सर अब हमारा टाइम वेस्ट मत करो, हमारे को यहाँ तक तो समझ में आ गया है। ये हमारे को समझ में आ गया है कि जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू बनती है। ये ओरल और रिटर्न भी हो सकती है। यहाँ पर ये एग्रीमेंट जो है वो किस लिए करा जाता है? प्रॉफिट जो है वो शेयर करने के लिए बनाया जाता है। फर्म का बिजनेस जो है वो कैरीड जो है वो पार्टनर्स करेंगे, या तो जो है वो सारे के सारे पार्टनर्स करेंगे, या तो कोई कुछ पार्टनर्स भी कर सकते हैं, ये डिपेंड कर जाता है। हाँ, और ज़रूरी नहीं है, आपने ये बताया हमारे को जो है वो कि क्या नाम है, ज़रूरी नहीं है कि जो है वो हमारा रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। बट बेटर होता है कि हम रिटर्न एग्रीमेंट ही करके चलें, ताकि जो है वो हमारे कोई भी डिस्प्यूट या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो राइज ना हो। सर इतनी तो बात है, जब मैं समझ में आ गई। सर हमारे को ना आप एक काम करो ना, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा दो। फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कितनी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होती हैं आपके पास, जो भी आपके पास नोट्स या बुक्स या जो भी खुली हुई हैं, आप उसके अंदर देख रहे होंगे कि 5 जो है वो 5 फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टनरशिप के। कितने फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टनरशिप के? देयर आर 5 फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स, अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कितने फीचर्स होते हैं? देयर आर 5 फीचर, 1 2 3 4 एंड 5। तो देयर आर 5 मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप। सबसे पहला जो फीचर और कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, वो होता है, सबसे पहला फीचर क्या होता है? 2 और मोर पर्सन्स। 2 और मोर पर्सन का मतलब क्या होता है? 2 और मोर पर्सन का मतलब होता है, सर हमारे को 2 और मोर पर्सन का मतलब बताओ। देखो 2 और मोर पर्सन का मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है ना, वो कमेंस्ड हो जाती है विद 2 और मोर पार्टनर्स। 2 या 2 से ज़्यादा जो पार्टनर्स हों अगर हैं ना, तो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म्ड हो जाएगी। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब सिंगल पर्सन जो है वो पार्टनरशिप नहीं बना सकता? बिल्कुल सही, सिंगल पर्सन जो है वो पार्टनरशिप नहीं बना सकता। अगर सिंगल पर्सन है तो वो तो सोल प्रोप्राइटर है।
अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। और इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस कितना बताया हुआ है। देखो बैंकिंग बिजनेस के केस में मैक्सिमम, बैंकिंग बिजनेस है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 10 होते हैं, और अदर बिजनेसेस के अंदर कितने होते हैं, 20 होते हैं। सर समझ में आ गया। मतलब मिनिमम जो है वो 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जो है वो बैंकिंग बिजनेस के अंदर 10 होने चाहिए, और अदर बिजनेस के अंदर आप बता रहे हो कि 20 होने चाहिए। बिल्कुल सही। तो हमारे को सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे दिमाग में क्लैरिटी, पूरी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बैठ गई कि 2 और मोर पर्सन होते हैं। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। सेकंड पॉइंट जो है वो क्या आ जाता है, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। सर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर का मतलब क्या है। अभी जैसे हमने पढ़ा कि जो पार्टनरशिप है ना वो एग्रीमेंट के थ्रू फॉर्म होती है, और जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। कोई कंपल्सन नहीं है, देयर इज नो फिक्स्ड और कंपल्सरी लॉ कि हमारा जो है रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको रिटर्न के अंदर एग्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर अगर आपको एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स लिखोगे ना, आपको यहाँ पर ये कीवर्ड लिखना है कि ये जो है वो एग्रीमेंट के थ्रू बनाई जाती है। ये रिटर्न और ओरल कुछ, ये ओरल या रिटर्न कुछ भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, और कोई भी कंपल्शन नहीं है कि ये जो है वो हमारी रिटर्न में होनी चाहिए। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व करने के लिए, और बेटर है कि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना राइज हो, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि हमारा जो है वो रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है सर, हमारे को जो है वो 2 पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट आपने हमारे को बताया कि 2 और मोर पर्सन होता है। सेकंड पॉइंट आपने हमारे को बता दिया कि यहाँ पर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स होता है। ठीक है सर। थर्ड पॉइंट कौन सा होता है, थर्ड पॉइंट होता है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का होता है हमारा थर्ड पॉइंट। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या होता है सर, मैं बताता हूँ लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या होता है। लॉफुल बिजनेस का मतलब है कि एग्रीमेंट जो है वो हमने इसीलिए करा होना चाहिए कि हम कोई लीगल बिजनेस कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लीगल बिजनेस कर रहे हैं मतलब हमने कोई ऐसा नहीं है कि हमने पार्टनरशिप करी चोरी चकारी करने के लिए, ये बेकार बेकार की एक्टिविटीज़ करने के लिए। नो, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो है वो उन्हें पार्टनरशिप की जो है बिज़नेस के लिए कंसीडर नहीं किया जाता। तो हमारा जो है वो यहाँ पर सर आपने हमारे को ये समझा दिया। हाँ सर, हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो है ना बिज़नेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, हमारा जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, हमारी जो है वो लॉफुल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अच्छा चलो, मैं यहाँ जो है वो आपको मैं आपसे ना एक एग्जांपल के थ्रू पूछता हूँ, देखता हूँ मेरे को आपको जो है समझ में आया नहीं आया। मान लो जो है वो ए और बी जो है वो पार्टनर है, वो स्मगलिंग कर रहे हैं, उन्होंने जो है शेयर कर लिया अमाउंट जो भी अर्न करा है इक्वली। क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस है? मुझे पता है आप जो है वो यहाँ पर जो है वो आप जो है वो क्या बोल रहे होंगे, नहीं सर ये जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है वो यहाँ पर हमारा लीगल बिजनेस नहीं है, लॉफुल बिजनेस नहीं है। जब लॉफुल बिजनेस ही नहीं है तो ये पार्टनरशिप है ही नहीं। बिल्कुल सही है सर, हमारे को ना थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया कि हमारा जो है ना लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब हमारा लीगल बिजनेस होना चाहिए, अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि स्मगलिंग वगैरह, ये सारी पार्टनरशिप जो है वो बिजनेस नहीं माने जाती। सर हमारे को जो है ना आप ना फोर्थ पॉइंट बता दो। फोर्थ पॉइंट होता है कि शेयरिंग जो है वो प्रॉफिट्स की शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ पर नेसेसरी है कि हम जो है वो, हमारा पर्पस क्या है कि हमारे को प्रॉफिट या लॉसेस जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस के जो है वो शेयर होने चाहिए अमंग द पार्टनर्स। मतलब कोई ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि अगर मान लो जो है वो कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कर रही है, क्या वो पार्टनरशिप बन जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो चैरिटी के लिए कर रही है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रही है। यहाँ पर द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ पार्टनरशिप बिजनेस इज़ दैट कि हमारा जो है वो हमारे को प्रॉफिट शेयर करने हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो कोई जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएंगे। सर हमारे को ना दिमाग में ना एक क्वेश्चन राइज हो रहा है। सर आपने ये तो बोल दिया कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, रेशियो क्या होती है सर प्रॉफिट या लॉसेस शेयर करने की? गुड क्वेश्चन। रेशियो क्या होती है? रेशियो जो है वो डिटरमाइन करी जाएगी एग्रीमेंट के थ्रू। और अगर मान लो कोई भी पार्टनरशिप, सर अगर ये तो आपने बोल दिया एग्रीमेंट के थ्रू, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो उस केस के अंदर जो है वो हमारी जो है वो इक्वली जो है वो शेयर करी जाती है। बिल्कुल सही बात है, इक्वली शेयर करी जाती है। तो सर हमने क्वेश्चंस जो है वो पूरा साल लगा दिया इसके ऊपर, हमने जो है वो क्वेश्चन करने के ऊपर। यहाँ पर जो है वो अगर मान लो हमारे पास एग्रीमेंट नहीं होता था, पार्टनरशिप डीड नहीं होती थी, तो उस केस के अंदर हम हमेशा जो है वो क्वेश्चन के अंदर एज्यूम करते थे कि प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है वो इक्वली शेयर होंगे। सर हमारे को ना ये चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का। सर आप ना हमें ना फिफ्थ पॉइंट समझा दो, फिफ्थ पॉइंट जाननी है हमें जो है वो। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है? फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बिजनेस जो है वो या तो सारे के सारे जो है वो कैरीड ऑन कर रहे हैं, या फिर एनी ऑफ देम जो भी है, जो भी एक्ट कर रहे हैं फॉर ऑल।
ठीक है सर, ये तो आपने अभी हमें जो है वो समझा दिया था कि ये जो है ना पार्टनरशिप जो है वो म्यूचुअल एजेंसी जो है वो रिलेशनशिप है। मतलब अगर कोई पार्टनर जो है वो काम कर भी रहा है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो अकेले ही मैनेज भी कर रहा है, स्टिल जो है प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो सभी पार्टनर्स के अंदर होंगे। सर हमें ये तो समझ में आ गया। सर हमारे को ना ये फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप जो है अच्छे से समझ में आ गए। सर आप ना अगले टॉपिक पे चलो। ठीक है, अगला टॉपिक कौन सा आ जाता है, अगला कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाता है? मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड आ जाती हैं। मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड है हमारा अगला कॉन्सेप्ट। मीनिंग एंड कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब जो पार्टनरशिप है वो हमारी एग्रीमेंट के थ्रू आई है, और ये जो एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न हो सकता है। इन एक्चुअल जो पार्टनरशिप डीड है ना वो रिटर्न एग्रीमेंट होता है। जो सारे के सारे पार्टनर्स हैं ना, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, वहाँ पर 3 पार्टनर हैं, ए या बी या सी है। ये सारे के सारे जो है ना पार्टनर साइन करेंगे पार्टनरशिप डीड को। ठीक है, और हमारी क्या बन जाएगी, क्या चीज़ एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। सर ये तो समझ में आ गया कि पार्टनरशिप जो है वो हमारी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। सर हमारे को ना ये क्लियर हो गया कि जो पार्टनरशिप है ना वो किसकी वजह से आती है। कोई एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में, इन तीनों के बीच में ना कोई एग्रीमेंट हुआ है जिसकी वजह से जो है वो पार्टनरशिप जो है वो हमारी बन गई है। और सर आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया ही था कि ये जो है वो ये डिस्प्यूट या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व करने के लिए बेटर है हमारा रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। सर ये तो हमें समझ में आ गया। सर आप ना हमारे को ना अगले कॉन्सेप्ट पर ले चलो। ये वाले 3 कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी थे, ये तो हमें इजीली समझ में आ गए। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये सेल्फ रीड टॉपिक है कि कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर यूजुअली क्या क्या जो है वो क्या क्या पर्टिकुलर्स आ जाते हैं। ये तो आप ही मुझे बता दोगे कि कितने कौन कौन जो है पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, आपके दिमाग में आ भी गए होंगे। नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, इट्स मेन बिजनेस, नेम एंड एड्रेस आ जाता है पार्टनर्स का, डेट आ जाता है कि हमने कब जो है वो पार्टनरशिप जो है वो कमेंस करी है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट हुआ है, किस रेशियोज़ के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है वो शेयर हो रहे हैं, क्या सैलरी, क्या कमीशन, क्या अलाउंसेज जो है वो पेड आउट करे जा रहे हैं पार्टनर्स को, क्या राइट हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूरेशन है, क्या मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट है। इसमें से आप कोई भी 5 पॉइंटर्स जो हैं वो याद कर लो एग्जामिनेशन के अंदर। अगर मान लो थ्योरी के अंदर कोई भी क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि हमने क्वेश्चन भी बहुत सारे डील करे हुए हैं, तो कभी कभार जो है वो एग्जामिनर जो है वो क्या करता है कि या तो थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, या तो प्रैक्टिकल के बाद में एक थ्योरी का क्वेश्चन डाल देता है। तो आप कोई भी 5 पॉइंटर्स जो है वो अच्छे से याद कर लो, जैसे कि नेम ऑफ द फर्म है, एड्रेस ऑफ द फर्म है, उसका मेन बिजनेस क्या है, नेम एंड एड्रेस सारे के सारे पार्टनर्स का, डेट एंड कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड कितना करा है सारे पार्टनर्स ने, रेशियो किस रेशियो के अंदर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉसेज उन्होंने शेयर करना है जो पार्टनर ने डिसाइड किया हुआ है। सर हमारे को ना कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड तो हमें पहले ही समझ में आ गया। आप ना हमारे को अगले टॉपिक पे ले चलो। अगला टॉपिक आ जाता है एडवांटेज या बेनिफिट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड के। एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स आ जाते हैं ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है सर? ये तो आपने सर लिख दिया। सर हमारे को बताओ तो सही इसका मतलब क्या होता है एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। एडवांटेजेस और बेनिफिट्स का मतलब है क्या फ़ायदा है पार्टनरशिप डीड का। यार क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में राइज हो रहा है, मैं पार्टनरशिप डीड क्यों बनाऊँ, क्या फ़ायदा है उसका। अभी हमने पढ़ा क्या फ़ायदे हैं। देखो 3 फ़ायदे होते हैं एडवांटेजेस या जो एडवांटेजेस 3 टाइप के 3 एडवांटेजेस हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखो रिटर्न पार्टनरशिप डीड होगी ना, वो हमारे को हमेशा पता ही है कि हमारे डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट जो भी अराइज होंगे उसके लिए बहुत ही बेटर है कि हमारे लिए जो है वो रिटर्न पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। और दूसरा सर, ये तो आपने पहला बता दिया कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर डिस्प्यूट के लिए बेटर है कि हमारे लिए जो है वो रिटर्न पार्टनरशिप डीड हो। सर सेकंड पॉइंट क्या होगा, रिटर्न जो पार्टनरशिप डीड है ना वो यूज़ करी जाती है एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है सर, ये तो हमारे को समझ में आ गया। सर आप ये थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, ये जो पार्टनरशिप डीड है ना ये फैसिलिटेट करती है स्मूथ फंक्शनिंग। हमारे के अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अगर हमारी पार्टनरशिप डीड होगी। तो सर हमारे को 3 पॉइंट और तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए। पहला नंबर 1 कि हमारे डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। नंबर 2, अगर कोर्ट ऑफ लॉ होगा उसके अंदर अच्छा एविडेंस जो है वो एक वैलिड एविडेंस जो है वो प्रूव हो जाएगा कि हमने रिटर्न पार्टनरशिप डीड होगी। अगर मान लो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह राइज हो जाता है, कोई पार्टनरशिप पार्टनर बाद में डिनाई कर जाता है, मैं जो है वो लॉसेस क्यों बियर करूँ, ये क्यों, हमारी कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था, नहीं आप ऐसा डिनाई नहीं कर सकते, ये रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये देखियो ये एक रिटर्न, ये एक एविडेंस माना जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। अच्छा ये तो जो है वो हमें समझ में आ गया, ये इतनी हमने कोशिश करी हमने समझने की। थर्ड पॉइंट आ जाता है
ये जो रिटर्न, ये जो पार्टनरशिप डीड क्या था, ये हमारी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो रिजॉल्व करने में मदद कर देता है। तो ये 3 पॉइंटर से सर ये हमारे को समझ में आ गया। सर आप ना अगले वाले टॉपिक पे ले चलो। देखो अगला टॉपिक आ जाता है प्रोविजन जो भी अफेक्ट कर रहे हैं, प्रोविजन अफेक्टिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो कितने टाइप के प्रोविजन जो भी अफेक्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के, ये तो हमने जो है वो पूरा साल लगा दिया इसको पढ़ने के अंदर। 5 टाइप के प्रोविजन होते हैं जो है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को जो है वो अफेक्ट करते हैं। सर वो कौन कौन से 5 पॉइंटर होते हैं, आप ना एक एक करके हमें समझा दो। देखो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर। देखो प्रॉफिट शेयरिंग नंबर 1 आ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग का। देखो प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब सर मैं बताता हूँ प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है। वेट, प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर जो है वो हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर हमने ये पढ़ा था ना, अगर मान लो पार्टनरशिप जो है वो डीड साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर, तो आप बताओ। देखो कितने बढ़िया हो, कितने समझदार हो। देखो मेरे बोलने से पहले, मेरे लिखने से पहले जो है आपने बता दिया। अगर मान लो सर हमारे को इतना तो हमने क्वेश्चन इतने सारे सॉल्व करे हुए हैं कि अगर मान लो जो है वो, अगर मान लो क्या नाम है, पार्टनरशिप के अंदर जो है वो वहाँ पर जो है वो साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर, तो प्रॉफिट जो है ना इक्वली शेयर करे जाते हैं। बिल्कुल सही, ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग का। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन, हाँ सर हमारे को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर अगर मान लो जो है पार्टनरशिप डीड के अंदर ना कोई भी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा हुआ है ना, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही दिमाग लगाया आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ये आपको एडजस्टमेंट्स, ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं, ये 5 एडजस्टमेंट ऐसी है ब्रह्मास्त्र है, ये तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर आपको जो है वो सब कुछ जो है वो मतलब आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, मैं जो है वो अभी आपको रिवीजन मैराथन कराने का मतलब क्या है, क्या पर्पस होगा, आप सोच के देखो। देखो हमने फैलावट तो कर ली है, अब हमारे को उसको समेटना है। अगर हमारा हम उससे समेट पाएँ कम कम टाइम के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर, और अच्छे से अभी के अभी जो है वो रिवाइज कर लें, जैसे अभी जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको जो है वो बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है सर, हमारे को ना आप ना ये बता दिया आपने, प्रॉफिट शेयरिंग बता दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया। सर आप ना थर्ड पॉइंट बताओ, थर्ड एडजस्टमेंट बताओ। दो थर्ड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन की। देखो अगर मान लो कोई भी पार्टनर है, अपार्ट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ कैपिटल एडवांसेस, उसको कुछ अमाउंट जो है वो पार्टनरशिप फर्म जो है देती है एज एन लोन, और ही इज एंटाइटल कि वो जो है वो इंटरेस्ट जो है वो दे उस लोन के ऊपर, और जो है वो एट द रेट, कितना परसेंट रेट होता है। बिल्कुल सही, कई बच्चों ने तो बोल भी दिया होगा कि 6% पर एनम का रेट होता है। और जो वो इंटरेस्ट है वो पेड करा जाता है पार्टनर को, वेदर प्रॉफिट है या लॉस है बिजनेस के अंदर। चाहे बिजनेस लॉस में चल रही है, प्रॉफिट के अंदर चल रही है, इट इज़ नीदर लेस। अगर कोई पार्टनर है, उसने जो है वो पार्टनरशिप फर्म को कोई भी लोन दिया हुआ है ना, उसको जो है वो इंटरेस्ट लोन पर मिलेगा ही मिलेगा। ही इज़ एंटाइटल्ड कि उसको जो है वो फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उस लोन के ऊपर। ये तो सर हमारे को पता है, ये तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डील आउट कर लिए हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट जो है वो सर हमारे को पता है, फोर्थ एडजस्टमेंट ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होती है। बिल्कुल सही, फोर्थ जो एडजस्टमेंट होती है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होती है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या आप बताओ मुझे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलती या नहीं मिलती है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलती। ये तो हमने क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। अब हम पागल नहीं बनने वाले। हम एक बार पागल बने, 2 बार बने, हमारे से जो है वो 1 बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई है। एडजस्टमेंट के लिए जो है वो हमारी अब गलती नहीं होने वाली है। हमारे को जो है वो समझ में आ गया कि इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं चार्ज होता, कोई भी अगर ड्राइंग जो है पार्टनर ने करी हुई है। सर ये जो है ना, अब आप फिफ्थ पॉइंट बता दो। फिफ्थ पॉइंट होता है हमारा सैलरी या रेम्यूनरेशन जो भी पार्टनर्स को दी जाती है। ये फिफ्थ पॉइंट होता है हमारा सैलरी या रेम्यूनरेशन को। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई भी सैलरी या रेम्यूनरेशन जो है वो पेड आउट नहीं करी जाती पार्टनर को। देखो अगर मान लो जो पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है, क्या सैलरी और रेम्यूनरेशन पे आउट करी जाती है? नहीं करी जाती है। तो सर हमें पहले ही पता था ये। अब हमारे पास 2 टॉपिक्स रह गए हैं, हमारे 2 टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस हमारे को फटाफट 2 टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने हैं। 2 टॉपिक्स कौन सी हैं? राइट ऑफ द पार्टनर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। राइट क्या होते हैं पार्टनर्स के? देखो राइट आ जाते हैं पार्टनर्स के। सर हमारे को ना पता है 5 राइट्स होते हैं पार्टनर्स के। क्या राइट होता है? राइट होता है रिटायर होने का, उसके पास पूरा राइट है कि वो कभी भी रिटायर हो सकता है। राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, उसके पास पूरा राइट होता है कि वो मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, उसके पास पूरा राइट होता है।
कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको जब भी लगेगा कि गड़बड़ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है बुक ऑफ अकाउंट्स को। उसके पास पूरा राइट होता है कि वो शेयर कर सकता है प्रॉफिट्स को। उसके पास राइट होता है कि वो कंसल्ट कर सकता है अबाउट द मैटर्स जो कि पार्टनरशिप बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है, उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म कर देंगे। वो हमारा लास्ट टॉपिक या कॉन्सेप्ट क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर का। हमारी कितनी पार्टनर्स की कितनी ड्यूटीज़ होती हैं? देयर आर 4 टाइप की ड्यूटीज़ होती हैं जो पार्टनर्स की होती हैं। देखो, सबसे पहली जो है वो ड्यूटी क्या होती है, ही शुड बी फेथफुल टू अदर पार्टनर्स। वो फेथफुल होना चाहिए यार अदर पार्टनर्स के लिए। सेकंड, वो जो है वो शेयर करेगा लॉसेस को। थर्ड, वो अटेंड करेगा अपनी ड्यूटीज़ को डिलीजेंटली। एंड वो कम्पीट नहीं करेगा फर्म के साथ में। होप सो आपको मज़ा आया होगा पढ़ने के अंदर, सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप के अंदर, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी दिक्कत है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे ज़रूर पूछें कि अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आया, मैं उसको आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।